राणा सांगा और बाबर को लेकर इन दिनों बहस छिड़ी हुई है। आज हम आपको बताते हैं राणा सांगा और बाबर के बीच में क्या क्या हुआ है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को गद्दार बताया है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को आखिर गद्दार क्यों बताया है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एक बार बाबर ने गुजरों को लेकर भी कहा था कि गुजरों ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। बाबर ने कहा था कि गुजरों ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है, तो गुजरों से घबराए हुए थे बाबर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि राणा सांगा कौन थे, महाराणा प्रताप से राणा सांगा के क्या संबंध थे, और हम उस सांसद की कुंडली भी बताएंगे जो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बताया है। आज हम आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहकर नई बहस छेड़ दी है। जैसे ही समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा है, तो उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक चारों ओर बवाल मच गया है। यूपी के आगरा स्थित सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर करणी सेना ने हमला बोल दिया है। सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना ने हमला बोल दिया है। तो वहीं हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौड़ ने सांसद रामजीलाल सुमन जीभ काट कर लाने वाले को 1 लाख तक का इनाम बोल दिया है। 1 लाख तक की इनाम देने की घोषणा कर डाली है। सबसे पहले जानिए आखिर रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर क्या आपत्तिजनक बयान दिया है। फिर बताते हैं हम आपको राणा सांगा का इतिहास। महाराणा प्रताप से राणा सांगा का संबंध और सांसद रामजीलाल सुमन की कुंडली हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा है। सुमन ने बोला, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा है कि राणा सांगा की गद्दार राणा सांगा की औलाद है हिंदू। शुक्रवार को सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा कि बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया है। बीजेपी वालों का तकिया कलाम हो गया कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? रामजीलाल सुमन ने कहा कि बाबर को भारत में कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। उन्होंने आगे कहा, राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने आगे कहा कि मुसलमान बाबर की औलाद है, तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो तुम हिंदू राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता था। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को आदर्श नहीं मानता था, बल्कि वो मोहम्मद साहब और सूफी परंपराओं को आदर्श मानता था। अब हम आपको बताते हैं कि राणा सांगा का महाराणा प्रताप से क्या संबंध था।
राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादा थे। 12 अप्रैल 1482 को जन्मे। 12 अप्रैल 1482 को मालवा में जन्मे राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह रिश्ते में महाराणा प्रताप के दादा लगते थे। 30 जनवरी 1528 को आखिरी सांस लेने वाले राणा सांगा राजस्थान के मेवाड़ के एक महान शासक और राजपूतों के महान योद्धा थे। राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे राणा सांगा उर्फ संग्राम सिंह राणा रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। राणा सांगा सिसोदिया राजवंश के सदस्य थे। सिसोदिया राजपूत वंश के सदस्य थे। उनके शासनकाल ने राजपूताना के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राणा सांगा ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कड़ी मेहनत की और सभी राजपूतों को एकजुट किया। अब हम आपको बताते हैं कि राणा सांगा और उनका संघर्ष और उनका जीवन कैसा रहा। राणा सांगा का प्रारंभिक जीवन और संघर्ष कैसा रहा। राजस्थान के मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के 3 बेटे थे, कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा। राजस्थान मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के 3 बेटे थे, कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा, यानी कि राणा सांगा 3 भाई थे। मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के जिंदा रहते ही उनके सामने तीनों बेटे उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में लड़ाई हो गई। पिता के जिंदे रहते ही तीनों बेटे उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में जंग शुरू हो गई। तीनों में ही तीनों भाई आपस में लड़ने भिड़ने लगे और जंग शुरू हो गई तो राणा सांगा की एक आंख फूट गई थी। बाद में जब महाराणा रायमल ने देखा कि तीनों बेटे ही उत्तराधिकारी बनने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो पिता रायमल ने बेटे राणा सांगा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 1508 ईस्वी में राणा सांगा ने मात्र 27 साल की उम्र में मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। राणा सांगा को अपने भाइयों से खतरा था तो अपनी जान बचाने के लिए वे अजमेर भाग गए थे। 1509 में राणा सांगा ने अजमेर में राजपूत सरदारों की मदद से मेवाड़ में शासन प्राप्त किया। अब हम आपको बताते हैं कि राणा सांगा का शासन कैसा रहा और उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से लेकर के 1528 तक का था। राणा सांगा ने अपनी वीरता और अपनी रणनीति से मेवाड़ साम्राज्य को मजबूत किया और इसे और अधिक विस्तार किया। राणा सांगा का साम्राज्य पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना और ग्वालियर तक
फैला था। उन्होंने दक्षिण में मालवा और नर्मदा नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राणा सांगा का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने उत्तर भारत में विभिन्न राजपूत राज्यों को एक छत्र के नीचे लाकर एक बड़ा और शक्तिशाली राजपूत संघ बनाया। उन्होंने गुजरात, मालवा और दिल्ली सल्तनत के खिलाफ युद्ध लड़ा और इन राज्यों को पराजित किया। अब हम आपको बताते हैं कि राणा सांगा की प्रमुख युद्ध और लड़ाई कौन कौन सी हैं। राणा सांगा का जीवन अनेक युद्धों और संघर्षों से भरा था। इनमें से कुछ प्रमुख युद्धों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। गागरोन की लड़ाई 1519 में ये लड़ाई राणा सांगा और गुजरात मालवा की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। राणा सांगा की सेना ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और मालवा के अधिकांश हिस्सों को अपने कब्जे में किया। ये उनकी सैनिक क्षमता और अच्छी रणनीति की तल का एक प्रमुख उदाहरण था। खानवा की लड़ाई 1527 में लड़ाई गई। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था। 1527 में खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना के पास बहुत अधिक संख्या में सैनिक थे, लेकिन बाबर की तोपों और घातक हथियारों के कारण राजपूत सेना को हार का सामना करना पड़ा। राणा सांगा खुद इस युद्ध में घायल हुए थे और उनकी स्थिति खराब हो गई थी। बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन राणा सांगा की वीरता और साहस ने उन्हें महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। बयाना की लड़ाई में राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया और बयाना का किला जीत लिया। ये उनकी सैन्य रणनीति का एक प्रमुख उदाहरण था। इस युद्ध ने राणा सांगा की ख्याति को और बढ़ा दिया। लोधी के खिलाफ युद्ध। राणा सांगा ने दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ कई युद्ध लड़े और उन्हें हराया। खतौली और बाड़ी की लड़ाई में इब्राहिम लोधी की सेना को बुरी तरह पराजित किया। इन युद्धों में राणा सांगा की रणनीति और सैन्य क्षमता का लोहा माना गया। राणा सांगा के शरीर पर थे 80 घाव। राणा सांगा की वीरता और साहस की कोई तुलना नहीं कर सकता था। राणा सांगा की वीरता और साहस की कोई तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने जीवन में लगभग करीब 100 युद्धों में भाग लिया। इन युद्धों में वे कई बार घायल भी हुए। उन्होंने इन युद्धों में एक आँख, एक हाथ और एक पैर खो दिए थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी वीरता और संघर्ष की भावना को कम नहीं होने दिया। उनका शरीर लगभग 80 घावों से भरा हुआ था, इसलिए उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। एक महत्वपूर्ण युद्ध में उन्होंने मुगलों के खिलाफ अद्भुत साहस दिखाया और बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि राणा सांगा का साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था और उनके पास 1 लाख घोड़े और 500 युद्ध हाथी थे। उनकी सेना में 7 राजाओं, 9 रावों और 104 छोटे
सरदारों का समर्थन था। राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद राणा सांगा की स्थिति गंभीर हो गई थी। उनकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई थी। वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाए। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने मेवाड़ राज्य की सुरक्षा और उन्नति के लिए जो कार्य किए वे भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अब हम आपको बताते हैं आखिर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन है कौन, जिन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया। राणा सांगा को गद्दार बताने वाले राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। रामजीलाल सुमन का जन्म 15 जुलाई 1950 को रामजीलाल सुमन का जन्म 25 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र के बहरदोई गांव में हुआ। रामजीलाल सुमन और मुलायम सिंह यादव के बीच गहरी राजनीतिक और व्यक्तिगत करीबी रही है, यानी कि ये मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी रहे हैं और रामजीलाल सुमन को मुलायम सिंह का विश्वास पात्र माना जाता है। रामजीलाल सुमन मात्र 26 साल की उम्र में जनता पार्टी के टिकट पर फिरोजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। 1989 में जनता पार्टी से फिरोजाबाद सीट जीती। 1991 में चंद्रशेखर सरकार में श्रम कल्याण, महिला कल्याण और बाल विकास जैसे मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद मुलायम सिंह यादव के करीबी और सहयोगी बने। उन्होंने 1996 से मुलायम सिंह यादव ने 1996 से लगातार सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर हैं। सुमन सिंह यादव जो मुलायम सिंह यादव के राज्यसभा सांसद, रामजीलाल सुमन जो मुलायम सिंह यादव के करीबी हैं। रामजीलाल सुमन 1996 से लगातार सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद पर हैं। 1999 और 2004 में सपा के टिकट पर गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव जीते और 2014 में हाथरस सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2024 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया और वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। अगर आपको हमारा ये दबंग खटाना न्यूज़ चैनल का ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो आप दबंग खटाना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल के नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।